हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमरज्योति प्राइम पे। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आप सभी लोग मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पे अपनी जो प्रैक्टिस सेशन का पहला सेशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे आज हम लोग जो पर्टिकुलर टॉपिक है हमारे ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ इक्वेशन, अगर आप पास्ट में कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे, अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ है तो अगर आप उसमें देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले हैं। एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में यहाँ से देखने को मिला है। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को एक बार पढ़ के इस सेशन को अगर आप अटेंड कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि आगे चल के आपका एक क्वेश्चन तो आपका इस सेशन से हो जाएगा, है ना। मैंने हर एक तरह की वैरायटी की क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और ट्राई करेंगे आंसर करने का, ठीक है ना। खुद से आंसर करने का ट्राई करिए, फिर मैं भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन बोला गया है अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग 1000 प्राइमरी टर्न्स, मतलब कि आपको क्लियर बोल दिया गया कि N1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1000, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कितने 1000, कनेक्टेड टू 250 वोल्ट एसी सप्लाई, मतलब आपको यहाँ पे V1 की वैल्यू भी दी हुई है, कितना आपका, दैट इज 250। ओके, फॉर आ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 400, मतलब कि आपका V2, मतलब सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है ना V2, वो कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 400 वोल्ट। तो मैक्सिमम द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी टर्न विल बी इक्वल टू, मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके पास ये तो, है ना। आपको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, उसका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। के की वैल्यू क्या होती है, दैट इज V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1, राइट। तो आप इसी को यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रोशनी ने आंसर भी है, क्या आंसर किया आपने, बी आंसर किया। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, V2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 400 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 250 इक्वल टू N2 कितना है आपके पास यहाँ पे, N2 आपके पास है यहाँ पे कितना, चेक कर लीजिए, यहाँ पे N2 निकालना है आपको, और N1 कितना आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे, आपका जो सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा फाइनली यहाँ पे 1600, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। क्लियर है चीज, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन में था नहीं, बट तब भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप सभी लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में बोला गया है फॉर एन 11,000 स्लैश 415 वोल्ट 415 वोल्ट डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर, द केवीए रेटिंग इज 40 केवीए, 40 केवीए की रेटिंग है जो ट्रांसफॉर्मर आपको दिया गया है डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर, उसकी रेटिंग कितनी है 40 केवीए। फाइंड द लो वोल्टेज साइड लाइन करंट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखो प्रॉपर तरीके से कि इस क्वेश्चन में आपका, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द लो वोल्टेज साइड लाइन करंट। तो अब आपके पास दो वोल्टेज है, ऑब्वियसली ये आपका हाई वोल्टेज है, यस और नो, और ये आपका लो वोल्टेज। तो आपको किस साइड करंट निकालनी है, आपको 415 से साइड पे करंट निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि इस साइड आपको निकालना है लो वोल्टेज साइड, यहाँ पे क्या आपका कनेक्शन है, स्टार है। तो आपका जो करंट निकालने का जो मेथड होगा वो क्या हो जाएगा, आई एल वी इक्वल्स टू हाउ मच, रेटिंग कितनी है 40, तो 40 इंटू 10 की पावर 3, मतलब केवीए, के की वजह से यहाँ पे मैंने 10 की पावर 3 पुट किया हुआ है, अपॉन में √3 टाइम्स कौन सा वोल्टेज लोगे, 11,000 है 415, 415, क्योंकि आपको लो वोल्टेज साइड क्या निकालना है, करंट। लो वोल्टेज साइड कौन सा वोल्टेज है 415, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 415। आप इसको प्रॉपर तरह से सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर कहाँ मेरे पास, आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे, अबाउट 55.65। आप इसको ट्राई करिएगा, आपका आंसर कितना आएगा 55.65। क्लियर है सभी को ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो
मेरा टास्क ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन उनको मैं बताना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन है, एन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर हैज टर्न्स रेशियो। देखो आप ये समझना, ये इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं कि भाई आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज भी उतना है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इतना है, बस ये चाहते हैं कि बीच में एक आइसोलेशन मिल जाए, मतलब प्राइमरी का सर्किट सेकेंडरी के सर्किट से कांटेक्ट ना बनाए। या फिर आप ये चाहते हो कि जो लोड सर्किट है, लोड सर्किट मेरे सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, इस केस में आप यहाँ पे एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करोगे। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतने ही सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे, तो इतना प्राइमरी वोल्टेज इंड्यूस होगा उतना ही सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। उस केस में जब मेरे पास N1 इक्वल्स टू N2 है, तो आपका जो टर्न्स रेशियो होगा दैट विल बी 1:1। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन फोन कर रहा है भाई मुझे, एक मिनट रुकिएगा, मैं साइलेंट कर दूं फोन पहले। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर। हमारे ट्रांसफॉर्मर में हमको देखने को मिलता है कि कभी कभी हार्मोनिक्स आ जाते हैं, या फिर मैं बात करूं कि हार्मोनिक्स कहीं पे भी आ सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन में भी हार्मोनिक्स आ सकते हैं। तो हार्मोनिक्स आने का सबसे मेन रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है पुअर इंसुलेशन, जो हम लोग इंसुलेशन लगा रहे हैं, जो खराब इंसुलेशन लगा दिया, क्या उसकी वजह से हमारा हार्मोनिक्स आता है। दूसरा है ओवरलोड, जो हम लोग सेकेंडरी पे लोड कनेक्ट करते हैं, अगर हम उसको ज्यादा करते हैं तो क्या उससे हार्मोनिक्स आ जाएगा। तीसरा है लूज कनेक्शन, अगर हम लोग कनेक्शन वगैरह जो कर रहे हैं अगर हमने उसको लूज कर दिया है तो क्या उससे हमको हार्मोनिक्स देखने को मिलेंगे। और चौथा है कोर का सेचुरेशन, अगर हमारा जो कोर है अगर वो सेचुरेट हो गया तो क्या उससे हमारा हार्मोनिक्स आएगा। सभी लोग सोच समझ के बताइए कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सोच समझ के बताइए, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में हार्मोनिक्स आने का मेन रीजन क्या है। कुछ लोग बोलेंगे लूज कनेक्शन, तो ये लूज कनेक्शन आप करोगे ना तो उससे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन फिनोमिना हो देखने को मिल सकता है ना, उससे हार्मोनिक्स तो नहीं आते। ओवरलोड से भी कहीं पे हार्मोनिक्स नहीं आता है। देखो हार्मोनिक्स आप ये समझिए, जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, मेरा पढ़ रहे हो आप यहाँ पे, अगर मान लो मैं आपको कंटिन्यू 2 घंटे तक पढ़ाऊं, ठीक है, और आपको मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, सबको ध्यान समझना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मतलब मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो हो गया सैचुरेशन, है ना। सैचुरेशन का मतलब ही क्या होता है कि आप इनपुट तो दे रहा है कोई, लेकिन आपका आउटपुट अगर कांस्टेंट हो गया, वही मेन रीजन होता है हार्मोनिक्स को इंटर करने का। मतलब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या साइनोसॉइडल, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी हार्मोनिक्स नहीं, क्योंकि मैं जितना भी इनपुट दे रहा हूँ आपको उतना समझ में आ रहा है, तो वो हो गया आपका साइनोसॉइडल अपना यहाँ पे प्रिपरेशन। लेकिन अगर मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप उसको समझ में नहीं आई, उसी टाइम पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज पॉपअप हो गया, तो आप वहां पे क्लिक कर दोगे, वो हो जाएगा हार्मोनिक्स, ठीक है ना। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर में भी जो हार्मोनिक्स इंटर होती है ना वो कब होती है, सेचुरेशन के टाइम पे। सेचुरेशन मतलब क्या, जब हम लोग मैग्नेटाइजेशन करंट दे रहे हैं लेकिन हमारा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। जब आपने बीएच कर पढ़ा ना, जब आपने यहाँ पे बीएच कर पढ़ा था ये, है ना, तो यहाँ पे आपका कोर क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है ना। आप यहाँ पे कितना ही करंट बढ़ा लो लेकिन फ्लक्स आपका क्या एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द मेन रीजन ऑफ हार्मोनिक्स इंटर इन अवर ट्रांसफॉर्मर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी कोर सैचुरेशन। कोर सैचुरेशन की वजह से हमको अपने ट्रांसफॉर्मर में हार्मोनिक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमारे इसी टॉपिक का ही है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है ना, वो कैसी होती है। मैं पहले बात क्लियर कर दूं, ये शायद से क्वेश्चन कर्नाटका पीएससी में आया हुआ था और उन्होंने इसका आंसर गलत दिया हुआ है ना, उसको मैं बता देता हूँ, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा किस एग्जाम में आया, बट किसी एग्जाम में आया है और इसका आंसर गलत दिया हुआ था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला था ऑटो ट्रांसफॉर्मर, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। द टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है
वो आपस में कैसी हैं? पहला कंडक्टिवली लिंक, मतलब क्या प्राइमरी वाली जो करंट है डायरेक्टली वो सेकेंडरी से इंटर कर रही है, कनेक्टेड है क्या? दूसरा है इंडक्टिवली लिंक्ड, ऑप्शन सी नॉट लिंक्ड एट ऑल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिकली लिंक्ड। तो ये तो हमारे पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इफेक्ट हमको कब देखने को मिलता है? जब हमारे पास कैपेसिटेंस का इफेक्ट हो, राइट? जब कभी कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है तो हम ये कोई आंसर देखने को मिलता है। अब कंडक्टिवली कपल्ड क्या होता है कि जो प्राइमरी में जो करंट आ रही है वो डायरेक्टली सेकेंडरी में चली जाए, जो कि आपके ऑटो ट्रांसफॉर्मर में होता है ना? और हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है ना, कैसा ट्रांसफॉर्मर? हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इस केस में हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कनेक्टेड है, कैसे? इंडक्टिवली, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। वो आपका कंडक्शन के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, दे आर कनेक्टेड और लिंक्ड विथ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है सभी? कोई चीज, कोई दिक्कत? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका। अब इस क्वेश्चन को सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन अ ट्रांसफॉर्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में जो भी हम प्राइमरी साइड में अपनी एनर्जी दे रहे हैं, है ना, वो ट्रांसफर होती है किस साइड? सेकेंडरी साइड। तो वो किस मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होगी? ऑप्शन है थ्रू कूलिंग कॉइल, ऑप्शन बी थ्रू एयर, ऑप्शन सी है बाय द फ्लक्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आप बिल्कुल क्लियर सी बात है, हमारे ट्रांसफॉर्मर में दो चीजें तो होती हैं, एक होता है मेन कोर, ठीक है, और दूसरी होती है वाइंडिंग। आप यहाँ पे क्या देते हो? सप्लाई देते हो, राइट? आपने यहाँ पे सप्लाई दी है ना? जब सप्लाई देखो तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है आपके पास? फ्लक्स। और ये फ्लक्स ही है जो कि प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड आपके एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना? जो कि आपके कोर पे जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय द फ्लक्स। हम लोगों ने ये बहुत क्लियरली समझा है, जो भी फ्लक्स एयर के थ्रू ट्रांसमिट होगा, है ना, मैंने आप लोग को ये बहुत क्लियर बताया था कि जो भी हमारा फ्लक्स एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? दैट विल बी कॉल्ड एज, हमारा क्या होगा? वो लीकेज फ्लक्स। जो एयर के थ्रू होगा वो लीकेज फ्लक्स, और जो कोर के थ्रू होगा दैट विल बी कॉल्ड एज आपका यूथफुल फ्लक्स। तो हमारा ये कौन सा फ्लक्स है? दैट इज यूथफुल फ्लक्स, जो कि कोर में आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर तो क्लियर होगा, क्या होगा आपका? बाय द फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे मैं हार्डनेस बढ़ाता जाऊंगा, है ना? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा सभी लोग और कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन है इनमें किन्हीं भी क्वेश्चन में रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक बार चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, है ना? मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से सॉल्व करिए करिए। क्वेश्चन बोला गया है, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर हैज फेस टू फेस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ के। मतलब आपके पास कैसा ट्रांसफॉर्मर है? डेल्टा स्टार। इसके लिए आपका फेस टू फेस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है ना, सब कुछ भूल जाओ। सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट लगता है दैट इज कि आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई स्टार कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है। बस इतना अगर आपको पता है ना, आप इस टाइप के क्वेश्चन को, किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन सभी को पता है कि भाई हमारा जो फेस वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू VL बाय √3। यस यू नो, यस, हमारा फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1 बाय √3 टाइम्स होता है, और डेल्टा में हमारा फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। अगर आपको इतना पता है तो इस टाइप का कितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, चाहे 3 फेस का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि भाई आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मर दिया? डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर हैज अ फेस टू फेस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के, मतलब के पी एच, फेस वोल्टेज के पी एच लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे बोला गया है? डेल्टा फेस वोल्टेज अपॉन स्टार फेस वोल्टेज। मतलब क्या बोला गया? पहले कौन सा लिया? प्राइमरी का, बाद में लिया सेकेंडरी का। तो मैं इसको बोलता हूँ आपके पास क्या? वी डेल्टा 1 अपॉन वी डेल्टा वी स्टार
V स्टार 2। ये आपको KPH की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। सुमित ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या आंसर होगा। हालांकि मुझे लग तो रहा है कि आपने सही किया होगा, पर तब भी एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। तो ये आपको दिया हुआ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोला गया है लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन इज। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा मतलब क्या, स्टार और डेल्टा। इसका जो हमको पता है वैल्यू क्या होगा, के पीएच निकालना, सॉरी लाइन टू लाइन निकालना। तो यहाँ पे क्या निकालना, लाइन टू लाइन। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, प्राइमरी साइड मतलब वी स्टार लाइन L1 अपॉन वी डेल्टा L2। ठीक है। अब आपको पता है कि ये लाइन वोल्टेज है स्टार का। स्टार में जो लाइन, अब इसको मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फेज के फॉर्म में, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान समझना सभी लोग। इसको मैं कैसे लिखूंगा, वी, है ना, स्टार में, तो इसको लिखूंगा वी स्टार PH1, है ना, अपॉन पीएच बस लिख देता हूं, इसको पीएच बस लिख लो, VPH अपॉन यहां पर हो जाएगा कितना, इसको आपको √3 करना पड़ेगा क्योंकि आपका यहाँ पे ये लाइन वोल्टेज है ना स्टार में, तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा V डेल्टा PH। अब आप देखो V डेल्टा PH अपॉन V डेल्टा, ये इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन के, इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन के, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, √3 अपॉन के, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे डी। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो कि बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वो इतना ही लगेगा, है ना। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में अधिकतर लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत जाती है, तो मैंने प्रॉपर तरीके से बताया, करके बताया कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर 1, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे ऑफ लिखा है, ऑफ सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हो सेकेंडरी में, उससे क्या होगा। अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी में, मतलब N2 की वैल्यू आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इंक्रीज। अगर आप N2 इंक्रीज कर रहे हो तो सेकेंडरी साइड जो आपका EMF इंड्यूस होता है E2, दैट विल गो इंक्रीज। वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यस और नो, है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू सबको पता ना कितनी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 4.44 N2 BM इंटू A इंटू F, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हो तो E2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो जब E2 की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप सबको पता है कि भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है दैट मींस हमारा करंट यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी साइड का जो करंट है दैट विल गो डाउन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, डिक्रीज द सेकेंडरी करंट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा क्या, ए। कि अगर आपके ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी साइड का इंड्यूस इंक्रीज होगा, लेकिन पावर तो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर वोल्टेज बढ़ा दियो तो करंट क्या होगा आपके पास, डाउन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, दैट विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट हाई वोल्टेज एंड लो करंट इनटू। मेरे ख्याल से पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई सबसे सिंपल क्वेश्चन होता तो यही हो सकता है। हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा लो वोल्टेज में, और लो करंट को कन्वर्ट करेगा हाई करंट में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, राइट। अब इसका आंसर करिए, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। आपका जो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है उसमें क्या पूछा गया, पहला EMF induced per turn in the primary winding is less than the EMF induced per turn in the secondary winding। आपको पता है भाई कि E1 की वैल्यू क्या होती है, E1 इक्वल होती है 4.44, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया BM AN इंटू
N1 इंटू एफ। तो आप N1 को अगर आप यहां पे ले आओ तो क्या हो जाएगा E1 अपॉन N1, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.44 BM इंटू AN इंटू एफ। ये आपको हो गया क्या EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी साइड। ऐसे अगर आप E2 अपॉन N2 निकालोगे तो कितना आएगा, सेम वैल्यू आएगी ना 4.44 BM इंटू AN इंटू एफ। तो सेम वैल्यू आ रही है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में हम लोग ये क्लियरली बोल सकते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्म क्लियरली बोल सकते हैं EMF इंड्यूस्ड पर टर्न, EMF इंड्यूस्ड पर टर्न ऑफ प्राइमरी E1 अपॉन N1 विल बी इक्वल्स टू EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इन अ थ्री फेज डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, दैट इज अ डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, द रेशियो ऑफ फेज वोल्टेज प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 3:1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लाइन वोल्टेज। तो अगर हम उनके लाइन वोल्टेजेस का रेशियो देखें तो कितना होगा वो हमको बताना है। सभी लोग पहले ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रो हो जाएं। और मेरे आज के सेशन में इस तरह के क्वेश्चन को इंसर्ट करने का मतलब भी यही है कि आप लोग का ये टॉपिक अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन जो बाकी लोग गलत करते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आइसोलेशन ट्रांसफॉर्म वाला क्वेश्चन आप लोग सही करके एग्जाम में सिलेक्शन ले लोगे तो सब कोई सही कर लेगा। लोग जो मिस्टेक करेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन में करेंगे। टाइम लीजिए और सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर होगा। सभी लोग आंसर करें फटाक से। राहुल बोल रहे हैं बी, रोशनी ने बोला बी, दो लोगों ने बी तो बोल दिया, सुमित ने भी बोल दिया बी। मेरे ख्याल से 20 का करेक्ट आंसर होगा। एक बात देख भी लेते हैं पहले। हाँ, 20 का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, है ना। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो आपके पास कैसा ट्रांसफॉर्मर है, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना। इसमें बोला गया आपका रेशियो ऑफ फेज वोल्टेजेस, मतलब आपका प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो आपका प्राइमरी साइड क्या है, डेल्टा, तो वी डेल्टा पीएच अपॉन वी सेकेंडरी साइड क्या है आपका स्टार। ओके, और आपका यहाँ पे क्या है फेज वोल्टेज, इसकी वैल्यू कितनी है 3:1। अब आपसे बोला गया है कि मुझे इसका लाइन में चाहिए। ठीक है ना, लाइन में कन्वर्ट कर, तो जब लाइन में कन्वर्ट करो तो जहां पे स्टार वाला है वहां पे √3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3/√3। अब √3 का अगर यहाँ पे करोगे √3 तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा √3:1, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे √3:1 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। डेल्टा में तो आपका सेम रहेगा, स्टार में चीजें चेंज होती है। कितना आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन तो फिर से बड़ा सिंपल क्वेश्चन पड़ गया आपके पास। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ये क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा बात है। स्टेप ट्रांसफॉर्मर में हमको V2/V1 होता है वैल्यू, के की वैल्यू ये होती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर V2 वैल्यू कम होगी, जब V2 की वैल्यू कम होगी तो हमारा के की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। तो के की वैल्यू विल बी लेस देन ऑप्शन डी, है। के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। ये एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी मैं बोल सकता हूं कि जहां पे लोग अगेन मिस्टेक करते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है ना। देखो, लोगों में क्वेश्चन को गलत करना दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। पहला तो उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। ये मैं फिर से बोल रहा हूं ना, किसी को अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी आता तब भी वो उस क्वेश्चन को विथ अप्रोक्सीमेशन सॉल्व कर सकता है, वो आपको भी सीखना है। ठीक है।
पहली चीज तो यहां से गलती करने की पॉसिबिलिटी बनती है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। दूसरा एक पॉसिबिलिटी बनती है वो है रॉन्ग कैलकुलेशन, फास्ट फास्ट इतना तेज कैलकुलेशन करना कि मिस्टेक कर देना, है ना। और तीसरा होता है टाइम कम बचना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में लोगों को क्वेश्चन बनता भी होगा लेकिन वो गलत कर देंगे बिकॉज ऑफ या तो टाइम कम है या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में अपने आप को थोड़ा सा केयरफुल होकर सॉल्व करना, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 20 टर्न्स है, 20 टर्न्स है, आयरन कोर इंडक्टर है, इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, मतलब आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया V1, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर इन द ट्रांसफॉर्मर इज। आप सबको पता है कि आपका E1 का वैल्यू कितना होता है, E1 इक्वल्स टू 4.44, आज ही मैंने बताया, BM इंटू AN इंटू F इंटू N1। आपको निकालना है AN की वैल्यू, तो AN इक्वल्स कितना हो जाएगा, E1 कितना आपका 100 डिवाइड बाय सारी वैल्यूज डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 4.44, BM कितना दिया आपके पास, अच्छा मैक्सिमम फ्लक्स दिया मतलब BM इंटू AN आपको दिया हुआ है कितना आपके पास इंटू 1, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, और नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने हैं, दैट आर इक्वल टू हाउ मच 20। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया है ना, यहाँ पे 5 है, तो 10 44, ठीक है 44 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये आई थिंक कितना ही आना चाहिए 0.022 सी, है ना, इतना ही आपका आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या है इसका, सी इज द करेक्ट आंसर 0.022 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, अ ट्रांसफॉर्मर इज सप्लाइंग अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड। आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो किसी लोड से कनेक्टेड है, बट बोला गया कि जो लोड है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लोड हमारे पास कैसा है, दैट इज अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड। तो पावर फैक्टर ऑन प्राइमरी साइड विल बी, मतलब आपको सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर दिया हुआ है, प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को, देखो फेजर ही बना लेते हैं, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं मुझे बताने में। देखो मैं बता देता हूँ आपको प्रॉपरली, यहाँ पे ये आपके पास था V1, ठीक है, ठीक है, उससे आपका यहाँ पे 90 डिग्री पे आपको जो करंट होती है IM, यहाँ पे आपकी करंट आती है IM मैग्नेटाइजिंग करंट, 90 डिग्री लैग करती है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव नेचर, और यहाँ पे आपका सेम फेज में आपका φm आता है, ठीक है। तो ये आपका IM करंट है, ये आपका होती है कोर करंट IC, और इन दोनों का जो फेजर सम होता है दैट इज योर नो लोड करंट I0। इतना तो आपको क्लियर हो गया। और φm से 90 डिग्री पे आपका E1 भी आता है और आपका E2 भी आता है, तो ये आपका E1 हो गया, यहाँ पे E2 हो गया। इन दोनों की जो हाइट है वो डिपेंड करती है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फिलहाल यहाँ पे हमको ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन मेंशन किया भी नहीं गया, तो आप E1 E2 में किसी को भी ज्यादा रख सकते हो, दैट्स अप टू यू। अब बोला है कि आपका सेकेंडरी साइड का जो पावर फैक्टर है यूनिटी पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब होता है कि रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड केस में आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का करंट दोनों सेम फेज में होंगे। मान लो अगर मान लेते हो कि आपका V2 है, ठीक है, तो उसी के सेम फेज में आपका क्या होगा, यहाँ पे I2 होगा, यस और नो, यस। अब ये आपका क्या I2 है, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा I1 डैश, और इन दोनों का जो फेजर सम आएगा दैट विल बी योर I1, तो ये आपका I1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे I1 है, वो आप अगर यहाँ पे क्या निकालोगे, अब आप यहाँ पे निकालोगे E1, राइट। अब आप यहाँ पे निकालोगे E1, जब E1 निकालने जाओगे तो कितना भी करोगे इधर ही कहीं पे रहेगा, है ना, पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप क्या जोड़ोगे I1 R1 प्लस I1 JX1, कुछ भी करोगे तो E1 आपका यहाँ कहीं पे आएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई E1 लीड कर रहा है, E1 आपका लीड कर रहा है, और N1 I1 आपका लैग कर रहा है, तो भाई पावर फैक्टर क्या होगा आपके पास, करंट आपका लैग कर रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा आपके पास यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 0.95 लैग। देखो जीरो तो नहीं होने वाला, यूनिटी तो नहीं होने वाला, अब आपका आंसर लीड और लैग में होगा, तो आपका आंसर लीड तो नहीं हो सकता, तो आपका आंसर होगा 0.95 लैग। क्लियर है चीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, है ना, क्लियर है चीज।
एक मिनट, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। सी कैसे होगा यार? सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका? ए ही होगा ना। ए विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर? इनमें से आपका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का सिंबल कौन सा है? चार तो सिंबल आपको दिए गए हैं, ये चारों ही आपके ट्रांसफॉर्मर के सिंबल है, बट आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा सिंबल किस प्रकार का सिंबल है। ठीक है ना। तो अगर आप ये पहला वाला जो सिंबल देखो, क्योंकि आपका इस प्रकार बना हुआ है ना, क्योंकि इस प्रकार का सिंबल है, इसको मैं क्या बोलता हूं? ये मेरा किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है? दिस इज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। कैसा है? टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। ओके, दिस इज माय टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विथ 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 एयर कोर। मतलब यहाँ पे कोई हमने कोर यूज नहीं किया, दैट इज द एयर कोर, है ना। कैसा हमारे पास? विथ एयर कोर। तो ये हमारा हो गया एयर कोर ट्रांसफॉर्मर। अगर आप दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मर देखो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये दो वाइंडिंग है, बीच में आपके पास लेमिनेटेड कोर है। क्या आपके पास यहाँ पे? लेमिनेटेड कोर। तो ये भी आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है ना। ये आपका भी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, बट यहाँ पे कोर कैसा है? विथ लेमिनेटेड कोर, विथ लेमिनेटेड कोर। आपके पास यहाँ पे कोर मटेरियल। ठीक है। ये वाला जो सिंबल है ये आपका होता है किसका? करंट ट्रांसफॉर्मर का, है ना। ये आपका करंट ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है। और ये वाला जो सिंबल है ये आपको होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का सिंबल। तो आप याद रखिएगा ये जो सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पीटी। सीटी पीटी जो हम बोलते हैं, हालांकि मेजरमेंट का टॉपिक है, बट यहाँ पे तब भी मैंने आपको करा दिया। तो याद रखिएगा ये जो सिंबल है वो आपका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का सिंबल माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय वेयर F equals to frequency of AC input in hertz, phi m equals to maximum flux in the core in Weber। तो ये चार आंसर आपको दिए, आपको बताना है। आप सबको अगर पता हो ट्रांसफॉर्मर में जब हम लोग ईएमएफ इक्वेशन डिराइव कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो पूछा जा रहा है वो ईएमएफ इंड्यूस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। हालांकि ऑप्शन देख के भी आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे चीजें पता चल रही होंगी, बट एक बात समझना कि भाई आपको जो पता है ना ई की वैल्यू होती है क्या? 4.44 एन बी एम इंटू ए एन इंटू एफ। ये जो वैल्यू होती है आपकी ई की, इसमें ये जो ई है वो कौन सी वैल्यू में जाती है? एवरेज या आरएमएस? दिस इज योर आरएमएस वैल्यू। ये बात आपको ध्यान में रखना, ये आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे आरएमएस तो पूछे नहीं गया, क्या पूछा गया आपके पास? यहाँ पे एवरेज। तो अब इस केस में आप क्या करोगे? आप नेटवर्क में, जब मैं एसी एनालिसिस आपको पढ़ा रहा तो एक टॉपिक भी मैंने पढ़ाया था, वो था आपका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है आपका क्या? आरएमएस अपॉन एवरेज। और साइनोसॉइडल वैल्यू के लिए हमारा आरएमएस अपॉन एवरेज कितना होता है? 1.11। यस और नो? यस। अब आप ध्यान से देखो तो आपको ई की आरएमएस वैल्यू पता है, तो ये है। आपको ई की क्या निकालनी है? एवरेज वैल्यू। तो वो कैसे निकालोगे? सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा ई एवरेज इक्वल्स टू हाउ मच? ई आरएमएस अपॉन 1.11। तो जो भी ये वैल्यू दी है अगर आप इसको 1.11 से डिवाइड कर दो तो आप क्या मिलेगा? 4। तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लियर है चीज सभी को? ऐसे हमको क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है ना। हर एक कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन फिर से देखिए। 25 kVA पावर दी हुई है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज 260 टर्न्स इन प्राइमरी। मतलब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी हुई है? N1 की वैल्यू आपको दी हुई कितना? आपका 260। ओके, मैं साइड पे लिखता रहता हूँ।
40 टर्न्स इन सेकेंडरी, मतलब N2 की वैल्यू भी दी आपकी कितनी 40। ओके, द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द 1500 वोल्ट, मतलब आपका V1 दिया गया है प्राइमरी साइड का 1500 वोल्ट और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी गई कितना 50 हर्ट्ज। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1500, 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट 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 रिस्पेक्टिवली ऑन फुल लोड। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे करंट निकालनी है, राइट। तो एक काम करो ना, आपको पहले ऑप्शंस देखो, आपको प्राइमरी साइड का वोल्टेज दिया है तो आप प्राइमरी वाली करंट बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो आप देखो चारों ऑप्शन में क्या प्राइमरी करंट की जो वैल्यूज हैं क्या कहीं पे सेम है, कोई भी सेम नहीं है। तो आप डायरेक्टली एक वैल्यू निकालो ना, उसी में पूरा आंसर आ जाएगा। तो आप I1 अगर आप निकालना चाहोगे तो I1 कितना हो जाएगा, कितना रेटिंग आपका 25 kV है, तो 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 इंटू कितना वोल्टेज है आपके पास यहाँ पे प्राइमरी साइड का 1500। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको पास यहाँ पे आंसर, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो 10 बचेगा। तो 250 डिवाइड बाय, है ना, √3 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 15 से अगर डिवाइड करते हैं 15 के आसपास इसकी 225 वैल्यू होती है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब दिएगा आप यहाँ पे इतना कुछ आ जाएगा। तो इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, बस सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आंसर बताइए कितना आएगा। आप पूरा कैलकुलेशन करिएगा, है ना, मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सी, है ना। आप लोग ट्राई कर लीजिए कैलकुलेशन, आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो सी होगा ना। मेरे पास यहाँ पे अभी पर्टिकुलर कैलकुलेटर नहीं है, कहीं पे है पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई कर लीजिए, आंसर क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग हो वो कैसा होगा। इज ऑलवेज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग, इज ऑलवेज अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग, could either be low voltage और high voltage winding, is a high current winding। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वो ट्रांसफॉर्मर है ना, कि अगर वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो कैसा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तो कैसा होगा। इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो भाई कुछ भी हो सकता है वो, तो है ना, वो लो वोल्टेज भी हो सकता है, वो आपका हाई वोल्टेज भी हो सकता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने मना किए हैं, क्वेश्चन नहीं रखने हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया क्या, सारे क्वेश्चन हो गए क्या, ओके। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, है ना, आज हमारा इतना ही क्वेश्चंस थे। कल का जो टॉपिक है वो आप लोग पहले आज ही प्रिपेयर कर लीजिए, कल हम लोग थोड़ा और सेशन को लंबा करेंगे। आज तो सिर्फ 40 मिनट्स का सेशन हुआ है, कल से हम लोग इसको लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक का सेशन रखेंगे, मतलब 10-12 क्वेश्चन हम लोग और इंसर्ट करेंगे ना। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, जो भी आपने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए आज, है ना, आज खुद ही आप लोग 50 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, है ना। और जो डाउट आए इस टॉपिक से अभी रात में ही, है ना, रात का जो टाइम बचा हुआ अभी इसी टाइम पे आप लगभग 50 क्वेश्चन इसी टॉपिक के और सॉल्व करिए। तो आप ये मेक श्योर करिए कि मैंने तो आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ अच्छे से, मैंने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी, 3 फेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी। अब अपने तरफ से आप भी कुछ अपने तरफ से मेहनत करके 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करके इस टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दीजिए। मतलब ऐसा पढ़िए कि दोबारा इस टॉपिक में सिर्फ क्वेश्चन ही करना पड़े, वो भी एग्जाम में। घर पे बैठ के इस टॉपिक को तो कभी पढ़ना है और ना कभी आपको दोबारा इसके क्वेश्चन सॉल्व की जरूरत पड़े, ऐसा भी आपको ना करना पड़े। तो ऐसा कुछ आज करिए यहाँ पे ना। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराने का पर्पज भी मेरा यही है कि आप लोग एक दिन पहले मैंने आपको टॉपिक सारे बता दिए, उन टॉपिक्स को आप पढ़िए, है ना, अपने तरफ से कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिए, फिर मैं भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, उसके बाद भी प्रैक्टिस कर लीजिए और उस टॉपिक को उसी दिन हमेशा के लिए क्लोज कर दीजिए। ठीक है, चलिए, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।